क्या हालचाल बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इनडेप्थ 360 लर्निंग में। देखिए, करियर के जिस फेस में आप हो उसमें कंफ्यूजन होना आम बात है। अगर आप अभी क्लास 12th में होंगे या फिर ऑलरेडी आप ड्रॉप आउट होंगे, चाहे आपने नीट के लिए ड्रॉप लिया हो या सीयूटी 2026 के लिए ड्रॉप लिया हो, उस केस में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भैया किस तरीके का करियर पाथ मेरे को चूज करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बता दो। एक तो इतने सारे करियर पाथ्स है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है, उसके लिए इतने सारे कोर्सेज है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ है, किस में जाके मेरे को एडमिशन लेना चाहिए, प्लस इतने सारे एग्जाम्स हो गए हैं, किस एग्जाम को मैं टारगेट करूँ, उस एग्जाम में भी जाऊँ तो कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करूँ, कौन से कोर्स को टारगेट करूँ। एज अ साइंस स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट्स की तरफ चले जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बीएससी की लाइन ही पकड़े रहो, कुछ कहते हैं कि कॉमर्स की तरफ चले जाओ। तो क्लियर तो कन्फ्यूजन तो आपके मन में होती है। मैं उस कन्फ्यूजन को पूरा 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई भी बच जाता है आपके मन में, कोई अलग तरीके का सवाल आपके मन में रह जाता है, मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, टेलीग्राम ग्रुप का सपोर्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, कहीं पर ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप अपना डाउट क्लियर करो और हम बिहाफ ऑफ दैट सीयूटी 2026 के लेके ही बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर इसको लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करना। चलिए वीडियो को एंड तक देखना, और लंबा रहेगा लेकिन मैं आपको हर चीज़ लिख लिख के समझाऊंगा और आपको होप सो सारी की सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बोर्ड पे जाने से पहले चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। जब से आपने साइंस ली होगी तो साइंस लेते समय आपने ज़रूर सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, साइंस में अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है, साइंस की फील्ड के साथ अच्छा करियर बनाना है, तो हम कह सकते हैं कि जो साइंस का फील्ड का जो करियर होता है वो थोड़ा लंबा होता है, बाकी लोगों की तरह नहीं होता। तो एक लंबा प्रोसेस चलता है, इसमें बच्चा यूजी करता है, पीजी करता है, समटाइम पीजी के बाद वो पीएचडी करता है, ठीक है। तरह तरह के कोर्सेज करता है ताकि उसको एक अच्छी लाइफ मिल सके। और हालांकि इतना अच्छा खासा पढ़ाई करने के बाद अच्छी लाइफ मिलती है, बाकी नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में अच्छा होता है, लेकिन फिर भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। बहुत बच्चे इस लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते या करना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जल्दी अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई से दूर होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आपके पास एज अ पीसीबी स्टूडेंट सबसे बेस्ट एग्जाम है वो है आपके लिए नीट। नीट एक सबसे बेस्ट एग्जाम है आपके लिए, और कई बच्चों ने नीट के अटेम्प्ट दे रखे हैं। कई बच्चे अभी क्लास 12th में और पहली बार सोच रहे हैं कि मैं नीट भी दूंगा, सीयूटी को भी दूंगा। नीट क्यों आपके लिए बेटर अटेम्प्ट है, पहले ये सुनिए। नीट आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम इसलिए क्योंकि वो आपको ऐसे कॉलेजेस, ऐसे कोर्सेज ऑफर करता है जिसका यूजी या पीजी करने के बाद बहुत अच्छी लाइफ मिल सकती है। भले नीट में कंपटीशन ज़्यादा है, टफनेस ज़्यादा है, लेकिन नीट से हम बात करेंगे, चाहे हमारा एमबीबीएस क्यों ना हो, चाहे हमारा डेंटिस्ट क्यों ना हो, चाहे पैरामेडिकल के कोर्सेज क्यों ना हो, वो ऐसे कॉलेजेस में मिलते हैं जहाँ से प्रॉपर वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर लाइन से रिलेटेड होती है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड होती है, तो आपको प्लेसमेंट लगने का चांस ज़्यादा होता है। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल जिनके ऑलरेडी कॉलेजेस है, वो नीट के स्कोर के बेसिस पे वहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपी, इस तरीके के कोर्सेज ऑफर करते हैं अदर देन एमबीबीएस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक जल्दी करियर मिले, मेडिकल लाइन से जुड़े रहे, और मैं नीट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, एक बार दोबारा देने की सोच रहा हूँ, तो ज़रूर आपको पूरी मेहनत नीट के एग्जाम में करनी चाहिए। अभी मैं क्लास 12th में कंफ्यूज हूँ कि नीट का एग्जाम दो या सीयूटी का एग्जाम दो, पहला अटेम्प्ट आपको ज़रूर नीट के ऊपर ध्यान रख के ही देना चाहिए। हालांकि अगर एक ड्रॉप भी लेना पड़े और आपको लगता है कि एक ड्रॉप लेने के बाद भी मेरे को ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट अपना 100% बोर्ड की वजह से मैं ट्राई नहीं कर पा रहा था। अब सवाल आता है कि जब भैया हम नीट की बात साइड हटा देते हैं, कि हम नीट से हटके ही बात करते हैं, अब सवाल आता है कि भैया चलिए नीट को हटाते हैं, और नीट में चाहे मेरे को अटेम्प्ट देना नहीं है या मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिया, मैं थोड़ा इजी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा एडमिशन जल्दी हो पाए और जल्द से जल्द मैं कॉलेज जाना चालू करूँ, तो वहाँ पे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आया है CUET UG 2026, और आप उसके सबके बारे में जानते हैं। ऑलरेडी फॉर्म आउट है, 30 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म बंद हो जाएगा 30 जनवरी, और मैं कहूँगा आप इसको 22 जनवरी से पहले आप इसको फिल आउट कर लीजिए। अब सीयूटी के अंदर मेरे को किस तरीके से जाना चाहिए ताकि मेरे को डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे, मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 3 भी है, और कैटेगरी नंबर 3 में अलग से लिखूंगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप सोचिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं पूरी वीडियो देखने के बाद, और डिसाइड करिए कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ, और उस हिसाब से भैया ने क्या बताया और क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आप ये सोचिए कि जस्ट यूजी कर लूँ, सीयूटी के पास जितने भी कोर्सेज मिले, चाहे लाइफ साइंस मिले, बायोटेक्नोलॉजी मिले, जूलॉजी, बॉटनी, इसके अलावा पैरामेडिकल के कोर्सेज जो भी मिले, उसके जस्ट बाद ही मेरे को जॉब लग जाए, यूजी करने के बाद थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगर साइंस फील्ड में तो आपको यूजी के बाद पीजी करना ज़रूरी हो जाता है। पीजी भी वो अच्छे इंस्टीट्यूट से, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करेंगे तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप लेके 100% स्कॉलरशिप लेके फ़ॉरेन चले जाते हैं, जहाँ पे ₹1 देना नहीं पड़ता, उतना उल्टा पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, वहाँ से जाके वो अपनी पीजी करता है। और फॉरेन कंट्रीज़ में साइंस के करियर स्कोप ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू इंडिया, ठीक है। तो अभी उसकी बात बाद में करेंगे कि आप फॉरेन के बारे में क्या सोचे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैटेगरी नंबर 1। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिए। देखिए, आप नीट का अटेम्प्ट दे चुके हैं या नीट का अटेम्प्ट आपको देना नहीं है, लेकिन अगर आप कैटेगरी नंबर 1 में फॉल करते हैं तो प्लीज ये कोर्सेज लीजिएगा। अब कैटेगरी नंबर 1 किन के लिए? अगर आपको अपनी लाइफ में लगा है कि मेरा एक ही गोल है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं,
या पीसीएस का एग्ज़ाम दो, स्टेट पीसीएस का। इसके अलावा मेरा एसएससी में कोई ना कोई सिलेक्शन हो जाए, बैंकिंग मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा मेरे पास रेलवे है, ठीक है, और भी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज की जॉब्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के कोर्सेज करें और मतलब इस तरीके की आप जॉब ले, तो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप बीएससी कर लीजिए, बीएससी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ भी करिए, एंड उसके बेसिस पे उनका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होगा। आप तैयारी करिए अलग से, साइड बाय साइड अपने कॉलेज के साथ तैयारी करिए, रेगुलर कॉलेज के साथ, और जैसी कॉलेज खत्म हो जाए और आपका सिलेबस भी खत्म हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट देना चालू कर दीजिए मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मैं क्या एडवाइस करना चाहूँगा, मैं अगर एडवाइस करना चाहूँ कि आप 100% सॉरी कि मेरे को यूपीएससी पीसीएससी देना है, एसएससी बैंकिंग रेलवे ही देना है, ना ही मेरे को आगे पढ़ने जाना है, ना ही कुछ बच्चे होते हैं ना ही मेरे को यूपीएससी देना है, मैं एसएससी बैंकिंग रेलवे को लेकर फिक्स हूँ कि मेरे को एग्जाम देना और जल्द से जल्द नौकरी लेनी है, मैं आपको एडवाइस करूँगा साइंस का एक भी कोर्स मत लो, ठीक है। ये नहीं है कि साइंस आपका इंपैक्ट डालेगा आपके एग्जाम में, साइंस वाले बच्चे भी ये सारे एग्जाम्स निकालते हैं, लेकिन क्यों मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस आपका टाइम टेकिंग है, उसमें आपको लैब्स, प्रैक्टिकल्स, लेक्चर्स इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, और आपको लगेगा कि 3 साल मेरे कैसे खत्म हो गए जहाँ मैं तैयारी नहीं कर पाया। उस केस में आपको एडवाइस करूँगा, आपके मन में बिल्कुल क्लियर है, आप भले साइंस से पढ़ो, पीसीबी से पढ़ो, आप बीए ऑनर्स की तरफ जाओ, बीए प्रोग्राम की तरफ जाओ। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको सोशल साइंस से रिलेटेड और क्या नाम है बीएससी से भी रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है, बायो से रिलेटेड, तो आप ये भी कर सकते हो। वरना मैं आपको एडवाइस करूंगा बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम। ऑनर्स उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कंफर्म है कि मेरे को यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम निकालना है। ऑनर्स आप कुछ भी ले लो, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लो, हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी लो, सोशोलॉजी लो, फिलोसफी लो, किसी भी तरीके का आप ऑनर्स लो, ये सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल में बहुत हेल्प करेगा ये कोर्स, ठीक है। उसके अलावा आप हिस्ट्री लेते हो तो आपको उसके अदर में आपको दूसरे सब्जेक्ट भी कॉलेज में मिलते हैं चुनने के लिए। आप चाहो तो कॉलेज में भी जाके हिस्ट्री के साथ चाहो तो जूलॉजी लेना चाहो तो जूलॉजी दे देंगे वो आपको। एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री होगा, दूसरा सब्जेक्ट आपको जूलॉजी होगा। ये कॉम्बिनेशन चल जाता है हर यूनिवर्सिटीज़ में, या जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑप्शन आपको दिए जाते हैं चूज करने के लिए। तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ बीएससी की तरफ ना देखते हुए कैटेगरी नंबर 1 में आप फॉलो करते हैं बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम की तरफ स्विच करिए। ये आपका टाइम भी बचाएगा, उतना बर्डन नहीं होगा आपकी स्टडी का, और इससे क्या होगा, आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी सब एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, और यूपीएससी में ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप कैटेगरी नंबर 1 में आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कैटेगरी नंबर 1 में हूँ, तो मेरे को किस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें CUET UG 2026 की, तो इसके अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है। मैं आपके कुछ बात करता हूँ, जैसे कि आपके पास है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपकी प्राइवेट और डीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है आपके पास। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर सकता हूँ। आपके खुद के स्टेट में आपकी खुद की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, हो सकता है आपके स्टेट में एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी हो जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। चेक इट आउट करो कि वो सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है, और क्या मैं उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ, अगर लेना चाहता हूँ तो वहाँ पे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटी, जैसे कि ड्यू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, BHU हो गया, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। फिलहाल मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ड्यू में आपको बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज करने हैं, तो आपको कॉम्बिनेशंस कैसे चाहिए। आपको कॉम्बिनेशन चाहिए एक लैंग्वेज, उसके बाद 3 डोमेन। ये कॉम्बिनेशंस वैलिड है ये सब्जेक्ट लेने के लिए। इसके अलावा एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ये भी वैलिड है आपका बीए ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लेने के लिए। ये कब देना चाहिए ये वाला, जबकि मेरे को लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स हो गया, बहुत हार्ड है, मेरे से दिया नहीं जा रहा, उसके बदले मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों है, उसको दे सकता हूँ मैं, उसमें ज़्यादा नंबर लेके आ सकता हूँ, तो हाँ इस पर प्रेफर कर सकते हो। इससे भी आपको दोनों मिल जाएंगे, बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम दोनों मिल जाए। अब बात करते हैं एक और कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जीटी का, ठीक है, जीटी का। इसके बेसिस पे ऑनर्स नहीं प्रोग्राम कोर्स तो जरूर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जीटी जब भी देना जब आपको लगे जीटी दे पाओगे, और मेरे ख्याल से जीटी आप लोगों के लिए टफ ही पड़ेगा। एज ए पीसीबी स्टूडेंट्स, मैं खुद पीसीएम स्टूडेंट था अपने टाइम पे, मैंने खुद अपनी बीएससी करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज से। मैं आपको एडवाइस करूंगा जीटी को थोड़ा अवॉइड ही करिए आप लोग, ठीक है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ज़्यादा पकड़ रहती है उस कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर बीएचयू में अगर हम बात करते हैं, अगर आप बीएचयू में बीए ऑनर्स, बीएचयू में बीए ऑनर्स नाम का कुछ नहीं होता, बीएचयू में मेजर माइनर नाम की चीज़ होती है। बेसिकली बीएचयू में बीए प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स प्रोग्राम 2 अलग अलग कोर्सेज होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और बात, अगर ऑनर्स नहीं मिलता है तब आपको प्रोग्राम प्रेफर करना चाहिए, चाहे यूपीएससी वाले चाहे एसएससी। अगर एसएससी वाले हो, बैंकिंग रेल वाले, प्रोग्राम को ही प्रेफर करो, ऑनर्स का बर्डन आपके पास कम पड़ेगा, ठीक है। बीएचयू की बात करते हैं, बीएचयू में आपको अगर बीए प्रोग्राम चाहिए तो आपको सब्जेक्ट देना पड़ता है एक लैंग्वेज और जीटी। एक लैंग्वेज जीटी के बेसिस पे आपको क्या मिल सकता है, बीए प्रोग्राम बीएचयू के अंदर मिल सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, एक लैंग्वेज
उसके बाद एक डोमेन और जीटी, ये आपको देना पड़ेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए करना है तो। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे एलएलबी का भी ऑप्शन रखते हैं, बीए एलएलबी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए एलएलबी अच्छा एक ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको भी प्रेफर कर सकते हो, सेम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर एलएलबी की तरफ जाना चाहो तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हाँ, आप यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलबी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों यूनिवर्सिटी को टारगेट करें फिर तो आपको जीटी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, अच्छे से तैयारी कर लोगे, मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करो, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट चाहे 2 पढ़ना हो, चाहे इधर 4 सब्जेक्ट पढ़ने हो, चाहे इधर 3 पढ़ने हो, ठीक है। आप तैयारी करो, आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सब टारगेट रखें तो फिर आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और फिर जीटी की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि मैं जनरली आपको अवॉइड करने के लिए ही कहता हूँ। आप किसी एक यूनिवर्सिटी, एक कोर्स को पकड़ लीजिए और तैयारी करिए, हो जाएगा, एडमिशन हो जाए, ठीक है। अच्छा स्कोर करिए ताकि आपको बीएचयू का मेन कैंपस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, बीएलएलबी करना चाहते हो तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो वो अगर मिल सके मेन कैंपस में, लॉ कैंपस में, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के टॉप नॉच कॉलेज में मिल सके एडमिशन, तो मैं कहूँगा अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, आप यहाँ जा तो रहे हैं, ठीक है, यहाँ जा तो रहे हैं, मतलब इसको हटा देते हैं, यहाँ आप जा तो रहे हैं बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम्स में, यहाँ पे आपके कॉम्पिटिशन्स में आर्ट्स वाले बच्चे होंगे, तो आपके मार्क्स और आर्ट्स वाले बच्चों के मार्क्स को इक्वल ही कंसीडर करा जाएगा, कोई आपको रिलैक्सेशन दिया नहीं जाएगा, या आपके मार्क्स कोई 5% डिडक्ट नहीं करा जाएगा कि आप स्ट्रीम चेंज करो, अपनी साइंस से स्ट्रीम क्या नाम है, सोशल साइंस की तरफ जा रहे हो, नहीं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि सीयूटी के एग्जाम में, या इन जनरल भी कहा जाए, साइंस का एग्जाम पीसी, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी तो फिर भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, ये टफ है, इसमें उतने मार्क्स नहीं आते हैं। वहीं कोई दूसरा बच्चा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का आ रहा है और उसको लगता है कि वो तीनों में अच्छे स्कोर कर सकता है, आपका कंपटीशन उसके साथ होगा, तो टॉप नॉच कॉलेज में जाना है। हालांकि बीए प्रोग्राम में कंपटीशन कम होता है, लेकिन अगर टॉप नॉच कॉलेज में जाना है तो कंपटीशन में ये ध्यान रखिएगा कि वो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो आपको उनके आसपास रहना है। इस केस में अगर मान लीजिए आपको बीए नहीं मिलता और करना भी अभी यही है, फिर मैं कहूँगा कि आप बीएससी की तरफ चले जाइए। क्यों? क्योंकि बीएससी में सिर्फ बीएससी के ही बच्चे आ सकते हैं, बाहर के आउटसाइड अलाउड नहीं है, ना ही कॉमर्स वाला ना ही आर्ट्स वाला। प्लस यहाँ पे हर बच्चे होंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही देके आए होंगे। इससे ये फायदा रहेगा कि अगर पेपर आपके लिए टफ आए तो सबके लिए टफ आया होगा, ठीक है। तो फिर बीएससी मिलना आसान रहता है, आप कोशिश करिए ये मिल जाए, ये नहीं मिलता तो बीएससी तो मिल ही जाएगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है, बीएससी तो आपको मिल ही जाएगा, इसकी कोशिश करिए कि ये मिल जाए। तो ये था मेरी तरफ से कैटेगरी नंबर 1 के लिए जानकारी, बहुत अच्छे से दिया। अगर आप कैटेगरी नंबर 1 में फॉलो करते हैं, प्लीज मेरी एडवाइस को फॉलो करिएगा, आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, और कौन आते हैं कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर 2 के कोर्सेज देख के आपको लग रहा हो कि भैया ने लिखा क्या, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, बीबी, जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया, ये कोर्सेज तो कॉमर्स वाले बच्चों के हैं, तो मेरे लिए क्यों लिखा है? अगर आप भी कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैटेगरी नंबर 1 तो गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों के लिए हो गई। उन बच्चों की बात करें जिनका या तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो हम प्राइवेट की तरफ जाएंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ अपने आप को देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ देख रहे हैं कि मेरे को जल्द से जल्द किसी कंपनी में जॉब लग जाए अच्छे पैकेज के साथ, 60 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन दी कि कौन सा कोर्स, कौन से कॉलेज से करा है। ड्यू में पैकेज का रेंज लगभग 8 लाख से लेके 22-25 लाख तक भी जाता है, इससे ऊपर भी चले जाता है, ठीक है। और ये इन्हीं कोर्सेज में जाता है, इनके अलावा कोई और कोर्सेज अगर आप सोचोगे बीएससी में पैकेज जा रहा है तो बीएससी की तो कंपनीज नहीं आती है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जहां से आपको प्लेसमेंट मिल सके। उसके अलावा बीएससी के अलावा आपने कुछ और करा है, आपने कॉलेज के टाइम पे, अपने टाइम पे आपने मार्केटिंग करी, आपने मैनेजमेंट करा, आप उसमें चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा करा, उसमें आपको प्लेसमेंट लग जाएगा। लेकिन सिर्फ बीएससी के बेस पे प्लेसमेंट लगेगा नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को देख रहे हैं इन फ्यूचर कि मैं प्राइवेट सेक्टर में कोई ना कोई जॉब करूँ, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, मैनेजमेंट हो, एचआर हो, इस फील्ड में जाऊं, या फिर मेरा एक ऑप्शन है कि प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट यूजी के बाद चले जाऊं, या फिर मैं एमबीए करके जाऊं, कि मैं एमबीए करूं, मास्टर्स करूं फ्रॉम आईएम्स, टॉप आईएम्स अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, एफएमएस है, एमबीए गुड़गांव है, सिम्बोसिस है, यहाँ से मैं एमबीए करूं, चाहे एचआर में ही क्यों ना करूं। कॉमर्स, साइंस वाले बच्चे जनरली फाइनेंस और अकाउंट मैनेजमेंट में तो जाते नहीं, एचआर में चले जाते हैं, एचआर का उन्हें आता है, मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है। तो इस तरीके की अगर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, एमबीए भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए फिर ये कोर्सेज हैं। ये भले आपके ये कोर्सेज, ये कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 भले साइंस की फील्ड से बाहर है, लेकिन ये दोनों रिस्पेक्टिव फिक्स है कि कैटेगरी नंबर 1 सिर्फ यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, कैटेगरी नंबर 2 सिर्फ प्लेसमेंट और प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट या फिर जॉब के लिए, ठीक है।
आपको देखिए बीकॉम ऑनर्स जरूरी नहीं है कि आपको हर यूनिवर्सिटी में मिल ही जाए। जैसे ड्यू बीएचयू में आपको चाहिए बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, ड्यू बीएचयू में आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन है कि आपके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ड्यू के अंदर, बीएचयू के अंदर एक मतलब कंडीशन है कि अकाउंटेंसी होना चाहिए। अब अकाउंटेंसी तो हो नहीं सकता, मैथमेटिक्स भी जरूरी नहीं है कि सब पीसीबी वाले बच्चों के पास है, वो तो पीसीएमबी वाले बच्चे होते हैं जिनके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। उस केस में आपको बीकॉम ऑनर्स तो नहीं मिल सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बीए प्रोग्राम मिल जाए। बीए प्रोग्राम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिल सकता है। क्या इकोनॉमिक्स मिल सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं, लेकिन बीएचयू के अंदर इकोनॉमिक्स मिल सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको ड्यू के अंदर बीए प्रोग्राम मिल सकता है, बीएचयू में नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको बीएचयू में मिल सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बीबीए, बीएमएस, बीबी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मिलेगा। बीएचयू के अंदर ये कोर्सेज नहीं है, लेकिन बाकी अदर यूनिवर्सिटी में पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मांगे क्या गया होगा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चाहते हो आपको मिल जाएगा, मल्टीमीडिया के मास कम्युनिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश, ये सब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएगा। अब ये आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर और प्लेसमेंट की तरफ देख रहा हूं, एमबीए की तरफ देख रहा हूं, तो मैं ऐसे कोर्सेज करूं, भले मैं बीएससी बैकग्राउंड से हूं, लेकिन ऐसे कोर्सेज करूं जिसमें जॉब हो, तो वो कॉमर्स के ही सब कोर्सेज हो सकते हैं। इसलिए पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम मिल जाए, सेकंड प्रायोरिटी आपको ड्यू से बीकॉम ये मिल जाए, इकोनॉमिक्स मिल जाए, थर्ड प्रायोरिटी आपके पास ये सब्जेक्ट्स है, जर्नलिज्म है, मल्टीमीडिया। फॉरेन लैंग्वेज की ज्यादा डिमांड है एज कंपेरिजन टू इंग्लिश। फॉरेन लैंग्वेज आपको जर्मन आनी चाहिए, जापानीज, फ्रेंच, रशियन, इस तरीके की लैंग्वेज जो भी डिमांड पे है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस में मेरे को इंटरेस्ट रहेगा और कौन ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंग्लिश। इसके अलावा बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं बीएससी के, ये नहीं मिलेंगे तो आपके पास बीएससी तो ऑप्शन है, क्योंकि बीएससी में कंपटीशन कम होगा एज कंपेरिजन टू इन सारे कोर्सेज में, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। अच्छा, जो पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए थे, एक लैंग्वेज प्लस जो 2 डोमेन या 3 डोमेन वाला है, प्लीज डोमेन सब्जेक्ट भले आप हिस्ट्री के लिए ही जा रहे हो, लेकिन हिस्ट्री मत लेना। डोमेन सब्जेक्ट वही लेना जो क्लास 12 में पढ़ा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही लेना, ठीक है। वरना आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे। उन्होंने डोमेन मांगा है, लेकिन कंडीशन लगाते हैं कि डोमेन वो हो जो आपने क्लास 12 में पढ़ा। भले हिस्ट्री के लिए जा रहे हो, जब तक उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला कि हिस्ट्री के लिए हमें हिस्ट्री ही चाहिए, तब तक आप अपनी तरफ से हिस्ट्री में चूज कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जा रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश होगी, 3 डोमेन में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके पास क्या होगा, बायोलॉजी होगा। इस सब्जेक्ट से जाएंगे आपको बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज मिल जाए, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज मिल जाएंगे। आप चाहते हैं आपको इंग्लिश मिल जाए, मिल जाएगा। मल्टीमीडिया, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन मिल जाएगा। बीबीए, बीएमएस ड्यू के अंदर, बीएचयू के अंदर तो अवेलेबल नहीं है, ड्यू के अंदर नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं बीएचयू से, या बीएचयू में ही आप अगर क्या नाम है इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं या जर्नलिज्म ये जाते हैं, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप बीएचयू से जा रहे हैं तो एक लैंग्वेज और जीटी, एक लैंग्वेज जीटी आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीएचयू में दिला सकता है। ऑनर्स नाम की चीज होती नहीं है बीएचयू में, वहाँ पे मेजर माइनर होता है। इकोनॉमिक्स दिला देंगे, जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया के कॉम्बिनेशंस दिला देंगे, हालांकि जर्नलिज्म का कोर्स बीएचयू के अंदर नहीं है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज का कोर्सेज और इंग्लिश में आपको दिला सकते हैं। यही कॉम्बिनेशन अगर आप चाहते हो कि फॉरेन लैंग्वेज टॉप की यूनिवर्सिटी जो कि जेएनयू ज़्यादा फेमस है, वहाँ से आपको करने को मिले, तो वहाँ पर भी एक लैंग्वेज और जीटी आपको चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे आप जाएंगे तो आपको प्लेसमेंट लगने का चांस जस्ट यूजी डिग्री के बाद ज़्यादा है। जल्दी नौकरी भी लग जाएगा, कॉलेज में आपने और एक्सपोजर भी लिया होगा, सोसाइटीज़ में काम करके अपनी स्किल को डेवलप करा होगा, और इन कोर्सेज में कंपनीज भी आएंगी। स्पेसिफिक कुछ कंपनीज आती है जो लिख के आते हैं कि इन्हीं कोर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आप उनमें अप्लाई कर पाएंगे और आपको जल्द से जल्द कॉर्पोरेट में जॉब लग जाएगी। आगे जाके अगर एमबीए करोगे तो भी एमबीए में भी क्या होते हैं, कैट के स्कोर के अलावा आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। ओवरऑल आपने 10वीं से लेके आज तक करा क्या है, जब आप एमबीए में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज मांगते हैं। तो आपके यहाँ पे यूजी डिग्री, जो आपकी यूजी डिग्री है, बीएससी को उतना वेटेज दिया नहीं जाता। यूजी डिग्री अगर आपकी इन कोर्सेज में दिखती है, मल्टीमीडिया में दिखती है, जर्नलिज्म में दिखती है, फॉरेन लैंग्वेज में दिखती है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बीकॉम से भी ज़्यादा प्रायोरिटी एमबीए में इन कोर्सेज की दी जाती है। तो अगर आप कैटेगरी नंबर 2 में है, मैंने फिक्स सोच रखा है कि मेरे को कॉर्पोरेट में जाकर जॉब लेना, जस्ट कॉलेज खत्म होते ही मेरे को जॉब करना है, पैसा कमाना है, चाहे जितनी भी सैलरी हो, 20,000 से लेके 1-1.5 लाख तक यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगा यूजी करने के बाद। तो मैं आपको कहूँगा कैटेगरी नंबर 2 में अपने अकॉर्डिंग आप जो भी कोर्स को टारगेट करो उस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लो। जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो उस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लो। सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो तो आप एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और जीटी दे दो। आप इन कोर्सेज को पहले प्रायोरिटी दो, और इसके अलावा आप इससे गए हो तो आपको फिर बीएससी भी मिल सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएचयू के अंदर भी बीएससी मिल जाएगा। तो आप पहली प्रायोरिटी इन कोर्सेज को दे सकते हैं, ठीक है। ये है कैटेगरी नंबर 2। एक बार कैटेगरी नंबर 3 को भी ध्यान से देख लो और फिर डिसाइड करना कि मैं किस कैटेगरी में फॉलो कर रहा हूँ और कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे को चूज करना चाहिए।
फाइनली आप बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उन बच्चों के लिए भी जो कैटेगरी 1 और 2 और 3 को लेके कंफ्यूज है। अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैटेगरी नंबर 3 ना ही ये आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए है कि आप सोचो कि आप यूपीएससी में इसमें से आपकी कोई हेल्प हो, तो यूपीएससी में इसकी कोई हेल्प नहीं होगी। आप सोचो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में मेरी हेल्प हो जाए सब्जेक्ट में, तो कोई सब्जेक्ट में हेल्प नहीं होगी। या मेरे को कोई टाइम में हेल्प मिल जाए, थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, लेक्चर को लेकर, अटेंडेंस को लेकर उतना प्रेशर नहीं है, तो आप एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, बैंकिंग के लिए टाइम निकाल ही लोगे। वरना अगर आपकी यूनिवर्सिटी ड्यू जैसी है, बीएचयू जैसी है, मेन कैंपस है, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, आपको फाइल, लैब्स, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। आ रहा है बस समझ में। इसके अलावा ये कैटेगरी नंबर 3 उन बच्चों के लिए भी जो सीयूटी तो टारगेट करा है और चाहते भी हैं कि वो साइंस की फील्ड से कनेक्ट रहें। नीट मेरा एग्जाम निकला नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे, देखो इससे पहले जो कैटेगरी 1, 2 बताई तो थी, लेकिन उन 1, 2 में कॉम्पिटिशन भी है। आप उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हो जिनके सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होता है, उनका पेपर इजी आता है। यहाँ परसेंटाइल की हम बात करेंगे कि परसेंटाइल यूनिवर्सिटी मतलब सीयूटी के पेपर में आपको दी जाती है, लेकिन काउंट नहीं करते, काउंट मार्क्स को ही करा जाता है। और जब मार्क्स का कंपैरिजन करा जाएगा, आप ब्लाइंडली कह सकते हो कि आर्ट्स वाले बच्चे के मार्क्स आपसे ज़्यादा होंगे, कॉमर्स वाले बच्चों के मार्क्स आपसे ज़्यादा होंगे। भले उन्होंने मेहनत आपसे कम करी हो या इक्वल मेहनत करी हो, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा होंगे। और जब सब्जेक्ट देने की बारी होगी और जब हम मार्क्स को वेटेज देंगे, तो उन बच्चों को पहले ऑफर करेंगे, बाद में आपको। तो साइंस का ये कैटेगरी नंबर 3 कई बच्चों के लिए बैकअप है, कई बच्चों के लिए यही पहला ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज आपके करियर के हिसाब से हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या आने चाहिए। देखिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब आप बेसिकली अगर हम बात करेंगे, अगर आप सीयूटी को देख के जा रहे हैं, सीयूटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको ऑफर करे जा रहे हैं, ये लिस्ट है। और डिफरेंट कॉलेजेस में भी, तो कॉलेज का फर्क पड़ेगा। एग्रीकल्चर एक अच्छा कोर्स है जो सीयूटी के अंदर ऑफर करा जाता है। हालांकि एग्रीकल्चर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ आइजर्स हैं, ठीक है, IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही है। उसके अलावा बीएचयू का एक एग्रीकल्चर अच्छा है। बहुत बच्चे एग्रीकल्चर को जानते भी नहीं है, तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा, एक बार जाओ, उसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करो। कई ऐसे सीनियर्स हैं जो पास आउट हो रखे हैं, जिन्होंने जूलॉजी में BSc करी, MSc करी है, लाइफ साइंस में करा है। वो उनसे अगर पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि हमने अपने टाइम पर अगर एग्रीकल्चर कर लिया तो ज़्यादा बेटर रहता है। एक बार जाके फिगर आउट कर लो कि एग्रीकल्चर किस तरह का कोर्स है। अब बात करते हैं इसके BSc नर्सिंग, BPT और MLT तो आपको क्या नाम है बीएचयू के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन BPT और BSc नर्सिंग नहीं है बीएचयू के अंदर, वो किसी और अदर यूनिवर्सिटीज। तो इनके लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके लिस्ट तो मैं प्रोवाइड करूंगा। फिर भी आपका भी काम है कि एक बार सीयूटी के वेबसाइट पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सब में देख लेना। लेकिन इतनी सारी यूनिवर्सिटीज कितना चेक करोगे, तो मैं आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करा दूंगा। BSc नर्सिंग और BPT में कुछ अच्छे कॉलेज हैं सीयूटी के अंदर भी जो कराते हैं, और उनके बाद भी अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। 30, 40, 50 हज़ार से स्टार्टिंग आपकी हो ही जाएगी। आगे जाके आप सो ऑन जितना भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा हॉस्पिटल का, हॉस्पिटैलिटी का, उतना ज़्यादा आपका सैलरी होगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि BSc के कोर्सेज हैं, नर्सिंग, BPT जैसे, MLT जैसे कोर्सेज हैं। MLT तो BHU में तो फिर भी वो उसकी फीस कम है, लेकिन इन कोर्सेज की फीस ज़्यादा है, तो फीस आपको देनी पड़ेगी। फिर भी आपको एक लिस्ट जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, कम फीस से लेकर अच्छे कॉलेज तक सबकी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लेना है, आपको ड्यू BHU जाना है, तो BHU में ये नहीं मिलेगा, ड्यू में एग्रीकल्चर भी नहीं है। फिर बात आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी अच्छा कोर्स है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, ये वो कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं BSc की ही बात कर रहा हूँ, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस। इसमें जब से 4 साल की डिग्री हुई है, कई यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की डिग्री 4 साल में ऑफर कर रहे हैं। तो आपको अगर रिसर्च की डिग्री मिल जाती है तो हो सकता है कि आपको कई लैबोरेटरी में आपको प्लेसमेंट इनिशियल बेसिस पे 30-25 हज़ार पे स्टार्टिंग में हो जाए, और साथ के साथ अपनी आप पढ़ाई भी करते रहे, हायर ग्रेजुएशन। लेकिन अगर इनके बाद अगर आप MSc कर लेते हैं, ठीक है, MSc के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी IITs भी ऑफर करता है। यहाँ से करोगे तो पैकेज फिर लाखों को टच करते हैं। और सबसे बेस्ट यही रहता है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कि इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए फॉरेन जाने की, 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, प्लस स्टाइपेंड भी मिलते रहे। इस केस में आप फॉरेन में जाके ये कोर्सेज करिए, उसके बाद आपको कभी इंडिया की तरफ वापस रुख करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। इतनी करियर अपॉर्चुनिटी है साइंस की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, मेडिकल लाइन की फील्ड में, फॉरेन में, ठीक है। मैं भले फॉरेन की बात कर रहा हूँ, हर इंडिया में रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है तो वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फॉरेन में आपको मिल जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, जर्मन में आपको मिल जाता है, UK में आपको मिल जाता है, US में आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, मैं कहूँगा प्लीज़ इस हिसाब से अगर दिमाग में ये टारगेट रख के चलोगे, आपकी सैलरी स्टार्टिंग 1.5 लाख से ऊपर ही होगी, और ज़्यादा कितनी हो सकती है। वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के 1.5-2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कोर्सेज, अच्छा ये कोर्सेज ड्यू में नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, बायोमेडिकल साइंस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, ठीक है। BSc लाइफ साइंस की बात करते हैं, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी। अब ये ऑप्शन जब आता है जब मेरे को इनमें से कुछ लेना नहीं है या इनमें से कुछ मिला भी नहीं है, ठीक है। तो लाइफ साइंस की और जूलॉजी और बॉटनी की बात करते हैं, तो देखो लाइफ साइंस भले एक प्रोग्राम कोर्स है, जूलॉजी एक ऑनर्स और बॉटनी एक ऑनर्स कोर्स है, लेकिन फिर भी
लाइफ साइंस ज़्यादा बेटर है, इसमें आप ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हो, इसमें आप क्या नाम है, इसमें आप जूलॉजी का भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, इसमें आप बॉटनी का भी पढ़ोगे और इसमें आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे। इसमें आप हो सकता है कि आपने जूलॉजी पढ़ा है उसके साथ बॉटनी पढ़ सकते हो, तो डिपेंड करता है। आप चाहो तो आप जूलॉजी को पहले प्रायोरिटी, लाइफ साइंस को बाद में, मतलब ये प्रोग्राम कोर्स है, ये दोनों ऑनर्स कोर्स है। इसमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ाई होती है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाई होती है, इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ाई होती है, और इसमें दोनों को कंबाइन पढ़ाया जाता है। इसमें करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, तो मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं कि किस में मेरे को करना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स चाहिए तो आपकी प्रायोरिटी, आप जूलॉजी को प्रेफर कर सकते हैं, बच्चे ज़्यादा जूलॉजी को प्रेफर करते हैं क्योंकि आसानी है, फिर बॉटनी एंड उसके बाद लाइफ साइंस या जूलॉजी, लाइफ साइंस फिर बॉटनी होना चाहिए आपके पास। चौथी नंबर की जो कैटेगरी है वो फॉरेंसिक साइंस, फूड टेक्नोलॉजी और ईवीएस। ये वो कोर्सेज हैं जिनमें कट ऑफ कम रहती है, तो ये नहीं मिलते तो ये लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करूँ, क्या बीएससी करने के बाद मेरे को जॉब लग जाएगी? बिल्कुल जॉब नहीं लगेगी। आप किसी भी कैटेगरी में, आप साइंस में हो, आपको जॉब नहीं लगेगी बीएससी करने के बाद। एमएससी करना चाहो, आप एमएससी इंडिया से करो, यहाँ पे फॉरेन में भी आप जाओगे तो उतना नहीं होगा, आप इंडिया से कर लो, ठीक है, इंडिया से आप एमएससी करो। और एमएससी करने के बाद अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है? देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। ये कोर्स करने के बाद आप बीएड कर सकते हो। आप बीएड करोगे, आप पीआरटी, आप टीजीटी, आप पीजीटी टीचर्स गवर्नमेंट में बन सकते हो। ये डिग्री होंगी, ये डिग्री है, ये डिग्री और ये पोजीशंस है, एग्जाम निकालने के बाद आती है, ठीक है। उसके अलावा आप, अगर आपने बीएड बाद में बीएड नहीं करा, आपने डायरेक्ट एमएससी करी है, ठीक है। एमएससी के बाद आप क्या कर सकते हो? आप सीधा सीएसआईआर नेट निकाल, सीएसआईआर आप नेट एग्जाम निकालो, ठीक है। आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी में आपको 40,000 रुपये हर महीना इंडिया में पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा एमएससी करने के बाद, ठीक है। तो अगर आपने एमएससी करी, एमएससी आप कहाँ से करोगे? टॉप इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, ठीक है। एग्जाम होगा आपका, तो टॉप इंस्टीट्यूट से आप एमएससी कर लो, इंडिया से ही कर लो, ठीक है। सीएसआर नेट कर लो, उसके बाद आप जेआरएफ ले लो। जेआरएफ लेते ही आपको 40,000 महीना मिलेगा। सीएसआर नेट करने पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद जैसे पीएचडी कर लोगे आप, फिर वहाँ पे परमानेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, आराम से। सैलरीज की बात करेंगे तो पीआरटी स्टार्ट होता है गवर्नमेंट, अगर क्या नाम है, गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे तो 30,000 से स्टार्ट हो रहा है। अभी 8 पे कमीशन आएगी तो और इंक्रीज हो जाएगा। टीजीटी आपकी लगभग आपकी 70,000 और पीजीटी आपकी, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर होता है और ये एमएससी और बीएड करने के बाद बनते हैं। टीजीटी क्या नाम है आपका, यूजी ग्रेजुएशन इसके बाद आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपने यूजी करी, बीएड करा, फिर आप ये बन सकते हैं, जैसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। पीजीटी की सैलरी लगभग इन हैंड 80 मिलती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 80 के करीब करीब, और यहाँ पे 96-95 के करीब करीब आपकी सैलरी होती है। और अगर 8 पे कमीशन आ गया तो ये सैलरी लाखों में टच कर जाएगी। ये 1,10,000 के करीब करीब, और ये 1 लाख के करीब करीब नियर बाय टच कर रही होगी, ठीक है। सीएसआर नेट करने के बाद आपको जेआरएफ करेगा, जेआरएफ करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी आप इंडिया से करोगे तो आपको 40,000 रुपये को हर महीना क्या नाम है पढ़ने के लिए। अगर पीएचडी आप फॉरेन से करोगे तो यही आपको स्टाइपेंड 2 लाख के करीब करीब आपको हर मंथ दी जाएगी। 100% स्कॉलरशिप है, प्लस 2 लाख रुपए आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, इंडिया में बनते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है 60,000 से स्टार्ट होती है, और पहुंचते पहुंचते ये सैलरीज मैक्सिमम कहीं भी जा सकते हैं। अगर स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग के 5 साल में आप आराम से 1 लाख प्लस कमा रहे होंगे, ठीक है, 1 लाख प्लस। जैसे ही आप परमानेंट हो जाएंगे, आपकी 1,20,000 के करीब करीब आपकी क्या नाम है सैलरीज हो जाएगी। उसके आगे ये सैलरीज जाते जाते 4 लाख के करीब करीब, और जो टीचर्स हैं स्कूल के, उसकी सैलरी जाते जाते आपके 2 लाख के करीब करीब हो जाती है। तो ये ओवरऑल करियर पाथ है। आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी की तरफ जाए तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ से आपके करियर ऑप्शन यही है कि आप थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। बीएड करके आप स्कूल के टीचर बन सकते हैं। एमएससी करने के बाद आपके दिमाग में प्रोफेसर और पीएचडी का ही स्कोप रहना चाहिए। नहीं होता है तो पीजीटी टीचर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके अलावा आप क्या नाम है, पीएचडी अगर फॉरेन से करते हैं तो फिर तो करियर आपके पास बहुत वाइड रहेगा, इंडिया आने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है, फॉरेन में ज़्यादा है। फॉरेंसिक साइंस की डिमांड इंडिया में नहीं है, फॉरेन में ज़्यादा है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी और ईवीएस जैसे वो सब्जेक्ट हैं जिनके कट ऑफ कम जाएंगे। तो ओवरऑल आप इस कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और मैंने आपको बेस्ट एडवाइस दी, अगर आप क्लास 12th में हो या ऑलरेडी ड्रॉप आउट हो, पीसीबी स्टूडेंट हो, किस तरीके की कैटेगरी में आप फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से कौन कौन से कोर्स लेने चाहिए, उस कोर्सेज का क्या क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रहना चाहिए, एंड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना चाहिए, मैंने आपको एडवाइस करा। ड्यू, बीएचयू, इलाहाबाद के बिहाफ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूंगा, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको क्या नाम है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के बेस पे दे देंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लैंग्वेज प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी मांगा है। ड्यू ने भी लैंग्वेज मांगा है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, काउंट नहीं कर रहे, तो ये आपका चल जाएगा, एक भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ बायोलॉजी के बेस पे ही आपको एडमिशन दे रही है, कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ जीटी के बेस पे आपको एडमिशन दे रही है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इस हिसाब से आप कोर्स डिसाइड करो अपने लिए। कोर्स डिसाइड हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटीज़ आपके दिमाग में कोर्स रहता है, फिर उस हिसाब से यूनिवर्सिटी ढूंढने में आसानी रहती है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में ढूंढ क्या रहा हूँ। और जैसे आपको पता चलता है कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, फिर आप उस हिसाब से फिर वही चीज़ें ढूंढते हो कि उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी ढूंढिएगा, क्योंकि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 30 जनवरी है, तब तक आपको सारा काम अपना कर लेना है।
मैं आप सबसे एडवाइस करूँगा कि अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, भले लंबा हुआ और एंड तक आप रुके तो आप सभी का धन्यवाद। अगर प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट रख लेना। आने वाले टाइम पे मैं आपको बहुत सारी गाइडेंस, नॉलेज आपको दूंगा और बेस्ट हेल्प करूंगा आपको यूनिवर्सिटीज़ में इस साल एडमिशन दिलाने की। और 100% आप उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताते जा रहा हूँ, आपको डेफिनेटली आपको इस साल एडमिशन कन्फर्म आपका हो जाएगा। आपको किसी और थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी और पर्टिकुलर चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एक काफ़ी है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे देने का, टाइम से पहले देने का, गाइडेंस देने के लिए काफ़ी है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने का। मिलते किसी और वीडियो में कुछ नई और जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय